Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 7 from your English textbook Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is The Interview, written by Christopher Sylvester. There will be thorough translation of the chapter from English to Hindi. So students, this chapter has been divided into two parts. The first part deals with the introduction of the interview, and in the second part there is an interview of a great writer, Umberto Eco. So I am going to start the first part. मैं चैप्टर का नाम फिर से रिपीट कर देता हूँ. चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखा गया है. तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा शुरू होता है इंटरव्यू के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन से, कि इंटरव्यू कब से शुरू हुआ और उसकी क्या क्या विशेषताएं रही, ऐसा फर्स्ट पार्ट में दिया गया है. तो सिंस इट्स इन्वेंशन a little over 130 years ago, the interview has become a common place of journalism. तो कह रहे हैं लगभग 130 वर्ष पहले जब से इंटरव्यू का आविष्कार हुआ, इंटरव्यू माने साक्षात्कार, इंटरव्यू का जब से आविष्कार हुआ 130 वर्षों पहले, तब से लेके आज तक इंटरव्यू जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना एक बहुत ही सामान्य सा स्थान बना चुका है. यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरव्यू लेना एक बहुत ही आम बात हो गई है. तो इंटरव्यू का एक बहुत कॉमन प्लेस, एक सामान्य स्थान बन चुका है पत्रकारिता में. टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स, while from the other point of view several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. तो आज लगभग हर वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी समय किसी अखबार में, किसी पत्रिका आदि में किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का, किसी सेलिब्रिटी आदि का इंटरव्यू अपने जीवन में कभी ना कभी पढ़ा ही होगा. जबकि एक दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखें तो कई हजार सेलिब्रिटीज़, प्रसिद्ध जो व्यक्तियां हैं, जो शोहरतमंद लोग हैं, प्रसिद्ध व्यक्तियां हैं, उनके कई हज़ार ऐसे सेलिब्रिटीज़ के पिछले कई वर्षों में अब तक इंटरव्यूज़ हो चुके हैं. उनमें से कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसी रही हैं जिनके कई बार इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, लिए जा चुके हैं. So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. तो ये बड़ी मुश्किल से ही ये बात जो है आश्चर्यजनक होगी कि इंटरव्यू के जो विचार हैं, इंटरव्यू की जो राय है, उसके कार्य के, उसकी जो विधियां हैं और उसके जो गुण हैं वो जो है काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में जो है एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं. सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट. तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग शायद ये असाधारण दावा कर सकते हैं इंटरव्यू का उसके सबसे सर्वोच्च अवस्था में, एक सच्चाई के स्रोत के रूप में और अभ्यास में एक कला के रूप में कुछ लोग ऐसा दावा कर सकते हैं. अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them, just as in some primitive cultures it is believed
that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. तो आगे कह रहे हैं कि कुछ अन्य लोग, खास तौर पे आमतौर पे सेलिब्रिटीज लोग, जो कि अपने आप को, जिन्होंने कि अपने आप को देखा है इंटरव्यू के पीड़ित के रूप में, क्योंकि आपने देखा होगा आमतौर पर सेलिब्रिटीज़ आदि जो हैं, बड़े बड़े फिल्मी सितारे, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए पॉलिटिशियंस, ऐसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के अक्सर इंटरव्यूज़ होते रहते हैं और ये लोग इंटरव्यूज़ से बचना चाहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले जो हैं उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और कई सारी ऐसी अंतरंग बातें जो वो नहीं बताना चाहते वो पूछते हैं। तो कई सारे अन्य लोग, आमतौर पे सेलिब्रिटी लोग, जो अपने आप को इंटरव्यू के पीड़ितों के रूप में देखते हैं, ऐसे लोग शायद इंटरव्यू से घृणा कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंटरव्यू उनके जीवन में एक अनुचित प्रकार का दखल होता है, ऐसा वो मानते हैं। या फिर उनको लगता है कि इंटरव्यू किसी न किसी प्रकार से उन्हें उनकी प्रतिष्ठा को, उनके कद को कम करता है, छोटा करता है, ऐसा वो मानते हैं सेलिब्रिटीज़ लोग जो हैं आमतौर पर। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे कि अति प्राचीन संस्कृति में ऐसा माना जाता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का बिल्कुल जो है सिर से लेकर पैर तक का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट अगर बनाता है कोई कलाकार आदि, पुराने समय की संस्कृति में ऐसा माना जाता था कि कोई कलाकार आदि किसी व्यक्ति का अगर सिर से लेकर पैर तक पूरा का पूरा एक चित्र बनाता था, तो उसे ऐसा माना जाता था कि वो चित्र बनाने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति का, जिसका चित्र बनाया जा रहा है, उसकी आत्मा को, उसके मन को चुरा रहा है, ऐसा प्राचीन संस्कृति में माना जाता था। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer and he never consented to be interviewed. तो आगे कह रहे हैं कि V.S. नायपॉल जो है एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, जो कि भारतीय मूल के ही रहे हैं। तो V.S. नायपॉल एक प्रसिद्ध लेखक ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ लोग इंटरव्यू से जो है किसी प्रकार से इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं, यानी उनका मन दुखी होता है या उनका मन चोटिल होता है, घायल होता है इंटरव्यू से। ऐसा V.S. नायपॉल का मानना है कि कुछ लोगों को ऐसा इंटरव्यू से इस प्रकार का उनके मन पर आघात लगता है और वो लोग अपना कोई ना कोई भाग या अपने अस्तित्व का कोई हिस्सा खो देते हैं इंटरव्यू के कारण। ल्यूइस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, और एलिस इन वंडरलैंड के निर्माता ल्यूइस कैरोल को ऐसा कहा गया होना माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा था कि उनको इंटरव्यूअर से, यानी साक्षात्कार लेने वाले, इंटरव्यूअर जो होता है इंटरव्यू लेने वाले वो कहते हैं, तो साक्षात्कारकर्ता से उनको भय लगता है, डर लगता है और उन्होंने कभी अपना इंटरव्यू लेने के लिए अपनी सहमति नहीं दी। ऐसा माना जाता है कि ल्यूइस कैरोल जो है उन्होंने ऐसा कभी कहा होगा इंटरव्यू के बारे में। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers and the persistent petitioners of his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. तो कह रहे हैं कि ये उसी खुशामद या चापलूसी किए जाने का भय था जो ल्यूइस कैरोल के बारे में जो बात हो रही थी कि ल्यूइस कैरोल के मन में यही इंटरव्यू लेने वालों के द्वारा इंटरव्यू लेना भी एक प्रकार से किसी की खुशामद करना या चापलूसी करना है, उसे बहुत बड़ा व्यक्ति महसूस कराकर।
जैसे कोई पत्रकार किसी सेलिब्रिटी से कहता है कि सर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, तो ये उसकी एक प्रकार से खुशामद हो गई, चापलूसी हो गई, जिससे वो अपनी तारीफ से फूला नहीं समाएगा कि अरे मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूं कि लोग मेरे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो लुइस कैरोल के बारे में ये बात है कि ये उसकी खुशामद किए जाने, चापलूसी किए जाने का ही भय था, जिसके कारण वो अपने परिचित वालों से, अपने साक्षात्कारकर्ताओं से और अपना ऑटोग्राफ लेने के इच्छुक दृढ़ निश्चयी निवेदकों से इस प्रकार वो पीछे हट गया, विकर्षित हो गया। लेकिन बाद में फिर उन्होंने ऐसे लोगों को जो है बहुत ही संतोषजनक तरीके से, बहुत ही संतुष्टि के साथ और बहुत ही मनोरंजन के साथ बाद में फिर लुइस कैरोल ने ऐसे लोगों को अपनी सफलता की कहानियां भी सुनाई, इस प्रकार के लोगों को शांत करने के लिए बड़े ही संतुष्टि के साथ और बड़े ही मनोरंजन के साथ ऐसे लोगों को उन्होंने कहानियां सुनाई अपनी सफलता की, उन लोगों को शांत करने के लिए या उनको काम डाउन, उनका गुस्सा हल्का करने के लिए। आगे कहते हैं, रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। रुडयार्ड किपलिंग जो है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं, एक बहुत ही ख्याति प्राप्त लेखक रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने तो कहीं ज़्यादा निंदात्मक तरीके से, कहीं ज़्यादा निंदात्मक तरीके से अपना एटीट्यूड, अपना रुख अपनाया इंटरव्यूअर के प्रति, साक्षात्कार लेने वाले के प्रति कहीं ज़्यादा कड़ा निंदात्मक रुख व्यक्त किया। His wife Caroline writes in her diary for 14th October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ 14 अक्टूबर 1892 को अपनी डायरी में लिखती है कि उनका वो दिन 14 अक्टूबर 1892 का 14 अक्टूबर 1892 का उनका वो दिन बॉस्टन के दो पत्रकारों के द्वारा उनका पूरा का पूरा वो दिन खराब कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। कैरोलिन जो है अपने पति रुडयार्ड किपलिंग को ऐसा बताती है, एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, उन पत्रकारों के बारे में बोलते हुए कि मैं क्यों इंटरव्यू लिए जाने से इनकार करती हूँ। उसका वो कारण बताती हैं अपने पति को कि इंटरव्यू लिए जाने से मैं क्यों इनकार करती हूँ। तो आगे क्या कारण बताती हैं वो, बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये अनैतिक है। रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ कैरोलिन के अनुसार इंटरव्यू लिया जाना अनैतिक है, इमोरल है। इट इज़ अ क्राइम, जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असॉल्ट एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट। और उन्होंने बोला कि ये एक अपराध है, इंटरव्यू लेना एक अपराध है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से हमला कर दिया जाए, जैसे किसी व्यक्ति पर कोई हमला कर दे, बिल्कुल ठीक वैसा ही अपराध है ये इंटरव्यू लिया जाना, और ये सजा के, दंड के योग्य है। इंटरव्यू लिए जाने वाले को सजा दी जानी चाहिए, ऐसा कैरोलिन रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ बताती हैं। इट इज कावर्डली एंड वाइल, और आगे वो ये भी कहती है कि ये इंटरव्यू लेना ये एक कायरता से भरा और नीच कृत्य है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। और आगे वो ये भी बताती है कैरोलिन कि कोई भी प्रतिष्ठित या सम्मानजनक व्यक्ति कभी भी इंटरव्यू लेने के लिए नहीं कहेगा और ना ही वो कभी इंटरव्यू देगा। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. लेकिन फिर भी लेखक कहता है कि फिर भी इंटरव्यू के बारे में रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ के ऐसे विचार होने के बाद भी किपलिंग ने स्वयं ने ऐसा ही एक हमला
यानी इंटरव्यू लेना, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ के अनुसार तो इंटरव्यू लेना एक हमले के समान है। तो कुछ वर्षों बाद ऐसा ही एक हमला रुडयार्ड किपलिंग ने भी मार्क ट्वेन पर किया, यानी कुछ वर्षों बाद हमला करने से आशय है कि ऐसा ही एक इंटरव्यू रुडयार्ड किपलिंग ने मार्क ट्वेन का लिया। इसको हमला करना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि किपलिंग की वाइफ के अनुसार ऐसा ही है कि इंटरव्यू लेना किसी पर हमला करने के समान है। आगे लेखक कहता है, H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal but was a fairly frequent interviewee, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin, Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions. Nevertheless, once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. तो आगे कह रहे हैं कि थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है तो उसको टुकड़ों में एक्सप्लेन करता हूं। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal. 1894 में एक इंटरव्यू के दौरान H.G. Wells जो है वो एक इंग्लिश एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन, एक निबंधकार, एक उपन्यासकार, एक इतिहासकार और एक समाजशास्त्री रहे हैं इंग्लैंड के H.G. वेल्स। तो उन्होंने 1894 में एक इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू की कठिन परीक्षा का जिक्र किया उन्होंने कि इंटरव्यू एक प्रकार से एक कठिन परीक्षा होती है। बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई, लेकिन H.G. वेल्स जो है ये काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में, अच्छी खासी संख्या में इंटरव्यू देने वाले बने, जिन्होंने कई बार उन्होंने कई सारी मैगजीन्स आदि कई सारे पत्रकारों को अपने इंटरव्यू अक्सर दिए हैं। और 40 वर्षों बाद उन्होंने वो स्वयं इंटरव्यूअर बने और उन्होंने इंटरव्यू लिया कई बड़ी प्रसिद्ध हस्तियों का, जैसे जोसेफ स्टालिन जो थे वो कौन थे? अ ग्रेट रशियन रिवॉल्यूशनरी एंड एन एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर। तो जोसेफ स्टालिन जो है ये एक बहुत बड़े और बहुत प्रसिद्ध रूसी क्रांतिकारी रहे हैं और राजनीतिक जो है आयोजनकर्ता भी रहे हैं। तो H.G. वेल्स ने 40 वर्षों बाद वो H.G. वेल्स जो इंटरव्यू को एक कठिन परीक्षा के रूप में जिक्र किया था, वो अक्सर कई बार इंटरव्यू देते रहे और 40 वर्षों बाद रशिया के एक बड़े ही महान क्रांतिकारी जोसेफ स्टालिन का उन्होंने स्वयं ने इंटरव्यू लिया। सॉल बेलो जो है वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और नाटककार रहे हैं, इनका भी इंटरव्यू H.G. वेल्स ने लिया। who has consented to be interviewed on several occasions। और सॉल बेलो तो ऐसे रहे जिन्होंने कई सारे अवसरों पर अपना इंटरव्यू देना, उसकी स्वीकृति उन्होंने कई सारे अवसरों पर दी है। Nevertheless, once described interviews as being like thumbprints on his windpipe। लेकिन फिर भी इतने इंटरव्यू देने के बाद और इतने सारे प्रसिद्ध हस्तियों के इंटरव्यू लेने के बाद H.G. वेल्स जो है वो इंटरव्यूज को अपने विंड पाइप पर अंगूठों के निशान, ये एक फ्रेज में बोला गया है, विंड पाइप पर अंगूठे के निशान से आशय ये है कि H.G. वेल्स का ये मानना था कि इंटरव्यू लेना मानो ऐसा है कि जैसे किसी आदमी का गला दबाकर गला घोटा जा रहा हो, ऐसा उनका फिर भी मानना है H.G. वेल्स का। कई सारे इंटरव्यू देने के बाद और कई सारे प्रसिद्ध हस्तियों के इंटरव्यू लेने के बाद भी उनका मानना है कि इंटरव्यू लेना एक प्रकार से ऐसा होता है जैसे किसी का गला दबाना। आगे लेखक लिखता है, yet despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication।
लेकिन इंटरव्यू के इतने सारे जो है अवगुण या इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी इंटरव्यू जो है एक कम्युनिकेशन, बातचीत का एक जो है सर्वोच्च सेवा योग्य माध्यम होता है, ऐसा लेखक का मानना है। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम आवर मोस्ट विविड इंप्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्पररीज आर थ्रू इंटरव्यूज, डेनिस ब्रायन हैज रिटन। अब देखिए कह रहे हैं, लेखक कहता है कि इन दिनों पहले किसी भी समय के दिनों की तुलना में, पहले किसी भी समय की तुलना में इन दिनों में हमारे जो समकालीन जो लोग हैं, हमारे समकालीनों के ज्वलंत प्रभावों के बारे में हम जो है जान सकते हैं इंटरव्यूज के माध्यम से। डेनिस ब्रायन हैज रिटन, और डेनिस ब्रायन ने ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। तो डेनिस ब्रायन ऐसा लिखते हैं कि हमारे समय की लगभग हर चीज हम तक पहुंचती है किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से प्रश्न करने के माध्यम से, यानी इंटरव्यू के माध्यम से। इंटरव्यू में यही तो होता है कि कोई एक व्यक्ति जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू लेने वाला, साक्षात्कारकर्ता, वो प्रश्न पूछता है इंटरव्यूई से, यानी जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, साक्षात्कार इंटरव्यू से, इंटरव्यूई से इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, और फिर वो जो है प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में आदि में पब्लिश होता है, और उसके माध्यम से हमको कई सारी बातें हम तक पहुंचती हैं। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो लेखक कह रहा है कि इसके कारण इंटरव्यूअर जो होता है, साक्षात्कार लेने वाला, वो एक पोजीशन, एक अच्छा रुतबा ग्रहण करता है, काय का? ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव का एक रुतबा कायम करता है इसके कारण इंटरव्यू लेने वाला। तो यहां पर आकर हमारा द इंटरव्यू चैप्टर 7 जो है आपका, चैप्टर 7 इंग्लिश लिटरेचर, फ्लेमिंगो का चैप्टर 7 द इंटरव्यू, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखा हुआ। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट यहां पर आकर पूरा होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, इसमें इंटरव्यू के बारे में बताया गया था कि इंटरव्यू, जैसा कि इसमें बताया है कि इसका आविष्कार लगभग 130 वर्षों पहले हुआ है, और तब से लेके अभी तक इंटरव्यू जो है जर्नलिज्म में, यानी पत्रकारिता में एक बहुत ही सामान्य सा स्थान ले चुका है। आमतौर पे पत्रकार जो हैं वो कई सारे पॉलिटिशियंस के, स्पोर्ट्स पर्सन्स के, सेलिब्रिटीज़ के, फिल्म स्टार्स आदि के, ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ बन गई है पत्रकारिता में। नाउ द सेकेंड पार्ट स्टार्ट्स। I am a professor who writes novels on Sundays, अम्बर्टो इको। यहाँ पर एक कोटेशन है, इटली का एक प्रसिद्ध प्रोफेसर और राइटर रहा है अम्बर्टो इको। उनका एक कोटेशन है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ जो कि संडेज़ को, रविवार को उपन्यास लिखता हूँ। ऐसा एक कोटेशन से शुरुआत होता है सेकंड पार्ट। अब इस सेकंड पार्ट में जो है क्या दिया गया है? द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। निम्नलिखित जो अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट, ये अम्बर्टो इको इटली के एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर और एक नॉवलिस्ट रहे हैं, जिनका नाम मैंने बोला अभी, अम्बर्टो इको। इनका एक इंटरव्यू लिया गया था, काफ़ी डिटेल्ड, बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू था। उसमें से लिया गया एक अंश, एक भाग है ये। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। और इंटरव्यू लेने वाला जो व्यक्ति था
वो द हिंदू न्यूज़पेपर के पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन थे। अम्बर्टो इको, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. तो कह रहे हैं कि अम्बर्टो इको, जो कि इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली के एक प्रोफेसर थे, जिन्होंने जो है एक बहुत ही विशाल, एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी एक स्कॉलर के रूप में, एक विद्वान के रूप में। सीमियोटिक्स का यहाँ जिक्र किया गया है, द स्टडी ऑफ साइंस, यानी संकेतों की भाषा, संकेतों का अध्ययन। तो सीमियोटिक्स माने द स्टडी ऑफ साइंस, संकेत भाषा या संकेतों का अध्ययन। तो सीमियोटिक्स पर अपने विचारों, आइडियाज़ के लिए जो है एक विद्वान के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी खासी विशाल प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। किसने? अम्बर्टो इको ने। और वो भी कब अर्जित कर ली थी? बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। यानी कि उपन्यास आदि लिखने से पहले, काल्पनिक कथाएं, उपन्यास आदि लिखने से पहले अम्बर्टो इको, जो कि इटली में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में प्रोफेसर थे, उन्होंने सीमियोटिक्स पर अपने आइडियाज़ के बारे में, सीमियोटिक्स माने संकेतों का अध्ययन, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, साहित्यिक व्याख्या, एंड मेडिवल एस्थेटिक्स और मध्य युगीन सौंदर्य शास्त्र, इन सब विषयों पर जो है पहले ही एक बड़े विद्वान के रूप में विशालकाय प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी फिक्शन लिखना शुरू करने से पहले। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट्स, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, his written output is staggeringly large and wide ranging। आगे इसमें लिखा गया है कि लिटरेरी फिक्शन, साहित्यिक जो है उपन्यास आदि, साहित्यिक काल्पनिक कथाएं, उपन्यास, एकेडमिक टेक्स्ट्स, इसके अलावा शैक्षणिक लेख आदि, शैक्षणिक पाठ आदि, स्कूल की पुस्तकों में छपने वाले शैक्षणिक पाठ, विषय आदि, निबंध, चिल्ड्रंस बुक्स, बच्चों के विषयों पर लिखी गई किताबें, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, अखबारों में लिखे गए लेख। हिज रिटर्न आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। उनका अम्बर्टो इको का लिखित उत्पादन बहुत ज़्यादा चौंका देने वाले तरीके से बहुत ही वृहद और विस्तृत रहा है। In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of the Name of the Rose, which sold more than 10 million copies। 1980 के वर्ष 1980 में अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास द नेम ऑफ द रोज, जिसकी 10 मिलियन से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन में जो है 1 करोड़ से ऊपर प्रतियां, यानी द नेम ऑफ द रोज नाम का इनका एक इतना ब्लॉकबस्टर, इतना सुपर डुपर हिट नॉवेल लिखा गया 1980 में, जिसकी 1 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी है। और इस नॉवेल के प्रकाशन के लिए जो है अम्बर्टो इको बहुत बड़े स्टारडम माने एक बड़ा कोई सितारा होना, एक बड़ा सुपरस्टार जैसा होना, बड़े बौद्धिक स्टारडम के बराबर उपलब्धि, दर्जा, ख्याति 1980 में प्राप्त कर चुके हैं अम्बर्टो इको।
अब यहां से अम्बर्टो इको का इंटरव्यू शुरू होता है। मुकुंद पद्मनाभन जो है वो इंटरव्यूअर है। तो पहला क्वेश्चन मुकुंद के द्वारा, मुकुंद, द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही इको डज। तो मुकुंद ने अम्बर्टो इको से पहले प्रश्न के रूप में कुछ बताते हुए बोला कि इंग्लैंड के उपन्यासकार और पाठ्य पुस्तकों में अपनी विषय वस्तु सामग्री आदि लिखने वाले डेविड लॉज ने एक बार टिप्पणी करी थी कि मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी व्यक्ति इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे काम कैसे कर सकता है, जितनी सारी चीज़ें और जितने सारे काम वह करता है, यानी इको करता है, अम्बर्टो इको करता है। अम्बर्टो इको, मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। अम्बर्टो इको कहते हैं कि हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ आभास देता हूँ, मेरे व्यक्तित्व से शायद हो सकता है ऐसा कुछ आभास मिलता हो कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन अंत में यही पाया जाता है कि, और मैं इस बात से हमेशा संतुष्ट भी रहा हूँ, इस बात को मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं एक ही काम करता रहा हूँ। हो सकता है लोगों को लगता हो कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन मेरा यह मानना है कि मैं एक ही काम करता रहता हूँ। मुकुंद, विच इज़, तो मुकुंद पूछता है और वो क्या है वो एक ही काम। अम्बर्टो इको, आह नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अम्बर्टो इको कहते हैं अरे अब ये समझाना जो है ज़्यादा कठिन काम है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट्स एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। अम्बर्टो इको ने जवाब दिया कि मेरे कुछ दार्शनिक रुचियां हैं, फिलॉसफी में मेरे कुछ इंटरेस्ट्स हैं, दार्शनिक रुचियां हैं मेरी, और उनको मैं पूरा करता रहता हूँ अपने उपन्यासों के माध्यम से, जो मैं नॉवेल्स लिखता हूँ उनके माध्यम से, और जो शैक्षणिक वर्क में लिखता हूँ, स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आदि में छपने वाले जो लेख या पाठ आदि हैं उनके और अपने उपन्यासों के माध्यम से मैं अपने जो साहित्यिक रुचियां हैं उनको पूरा करता रहता हूं। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। यू सी द सेम बंच ऑफ इथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट्स। आगे अम्बर्टो इको कहते हैं कि यहां तक कि बच्चों के लिए लिखी गई मेरी किताबें भी जो है अहिंसा और शांति के बारे में होती हैं। आप देख सकते हैं कि वही नैतिकवाद और वही फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट्स, दार्शनिक हित जो है वो बच्चों की जो किताबें हैं मेरे द्वारा लिखी गई उनमें भी वही झलकते हैं। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और फिर मेरा एक रहस्य भी है। डिड यू नो what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms. अम्बर्टो इको कहते हैं मुकुंद को, जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको कहते हैं कि क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि यदि आप इस ब्रह्मांड के सारे खाली स्थानों को हटा दें, या सारे जो अणु हैं, एटम्स हैं, उनके खाली स्थानों को अगर आप हटा दें तो क्या होगा? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जितनी बड़ी मेरी मुट्ठी है उतना बड़ा रह जाएगा। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस। और अम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं उन खाली स्थानों को अंतराल कहकर, यानी इंटरस्टाइसेस इंग्लिश में, हिंदी में अंतराल कहकर पुकारता हूं। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस। मानो कि आप अपने घर से या अपनी जगह से मेरे घर को, मेरी जगह पर आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप
आई एम वेटिंग फॉर यू। आप नीचे एक लिफ्ट में हो और जब आप लिफ्ट से होते होते ऊपर आ रहे हो उस समय मान लो कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। दिस इज एन इंटरस्टाइस, एन एम्प्टी स्पेस, एन एम्प्टी स्पेस। तो अम्बर्टो इको ने कहा कि यही एक अंतराल है, यही एक एम्प्टी स्पेस है, यही एक खाली अंतराल है कि जब आप अपने घर से मेरे घर के लिए आ रहे हो, आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट से ऊपर आ रहे हो और ऊपर आने में जितना समय लग रहा है और जितने समय मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, यही अंतराल है, यही एक खाली समय है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, और मैं इन खाली समयों में काम करता हूं। while waiting for your elevator to come up for the first to the third floor, I have already written an article. Laughs. अम्बर्टो इको हंसते हुए कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आपके लिफ्ट को आने में जो समय लगा उतने बीच मैं एक आर्टिकल या एक कोई लेख लिख चुका हूं। ये हंसते हुए वो कहते हैं कि इस अंतराल में मैं कुछ अपना राइटिंग का वर्क पूरा कर चुका हूं। मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। मुकुंद कहते हैं कि बेशक हर कोई ये काम नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। मुकुंद कहते हैं अम्बर्टो इको से कि आपका गैर फिक्शनल राइटिंग, फिक्शन माने काल्पनिक कथाएं, जो मन से लेखक लोग कोई काल्पनिक कहानी उपन्यास आदि लिखते हैं, वो फिक्शन में माना जाता है। तो आपके गैर फिक्शनल राइटिंग, आपकी विद्वतापूर्ण लेखन, आपके विद्वतापूर्ण कार्य, इनमें एक निश्चित क्रीड़ापूर्ण और व्यक्तिगत गुण रहा है इनके बारे में। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफर ड्राई एंड बोरिंग। मुकुंद कहते हैं अम्बर्टो इको से कि ये आपका एक उल्लेखनीय हटाव है, एक नियमित शैक्षणिक शैली में लेखन से आपका एक उल्लेखनीय हटाव है जो कि स्थिरता से और प्रतिरूपित तरीके से है, और अक्सर जो कि रूखा और बोरिंग भी होता है। ऐसा मुकुंद अम्बर्टो इको से कहते हैं। हैव यू कॉन्शियसली एडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू। तो अंत में अम्बर्टो इको से मुकुंद क्वेश्चन अपना करते हैं कि क्या आपने जानबूझकर एक इनफॉर्मल अप्रोच, यानी कि इनफॉर्मल अप्रोच मतलब एक अनौपचारिक पहुंच को मुकुंद पूछते हैं कि क्या आपने जानबूझकर एक अनौपचारिक पहुंच को अपनाया है, या फिर ये कुछ ऐसी चीज है जो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से आप में आ गई है। ऐसा मुकुंद अम्बर्टो इको से पूछते हैं। अम्बर्टो इको, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them at the end, they put the conclusions. तो अम्बर्टो इको जवाब में मुकुंद को कहते हैं कि जब मैंने अपना पहला जो पीएचडी जब लोग करते हैं तो पीएचडी की जो है शोध प्रबंध, अपनी पूरी लिखी हुई अपनी लंबी चौड़ी अपनी रिसर्च, अपनी थीसिस जो है जमा करनी पड़ती है विश्वविद्यालय में। उसको जो गाइड लोग होते हैं वो पढ़ते हैं, फिर बाद में उसको मंजूर करते हैं कि हाँ इसने थीसिस सही लिखी है। उसके आधार पर डॉक्टरेट की उपाधि, पीएचडी की उपाधि मिलती है। तो अम्बर्टो इको ने मुकुंद को जवाब दिया कि इटली में अपने यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने पीएचडी करी थी, वहाँ जब मैंने अपना पहला डॉक्टरल शोध प्रबंध जमा किया तो प्रोफेसर्स में से एक ने कहा
कि विद्वान लोग किसी विषय पर बहुत ज़्यादा सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर वो बहुत सारी जो है झूठी असत्य परिकल्पनाएं बना लेते हैं, फिर बाद में अंत में उन्हें सही करते हैं और फिर अपने निष्कर्ष रखते हैं। ऐसा एक प्रोफेसर ने कहा। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। और उन्हीं प्रोफेसर्स में से एक ने अम्बर्टो इको से कहा कि बल्कि इन विद्वानों के विपरीत तुम जो है अपनी रिसर्च की, अपने जो अनुसंधान है इसकी कहानी प्रस्तुत करते हो, अपनी पूरी की पूरी रिसर्च की कहानी सुनाते हो, कहानी के रूप में, निष्कर्ष के रूप में अपनी थीसिस जमा करते हो। आगे है इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स। और वो प्रोफेसर ये भी कहता है कि यहाँ तक कि तुम उसमें अपनी कोशिशें और अपनी त्रुटियां भी सम्मिलित करते हो अपनी रिसर्च की कहानी में। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वॉज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज अ बुक विच मेंट ही अप्रिशिएटेड इट। अब अम्बर्टो इको मुकुंद से कहते हैं कि उसी समय वो प्रोफेसर्स में से एक जिन्होंने ये सारी टिप्पणी करी थी, वो ये घोषित करते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि मैं सही था और मेरे शोध प्रबंध को एक बुक के रूप में वो पब्लिश करवाते हैं, जिसका आशय ये है कि वो मेरे कार्य को, मेरे लेखन को सराहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, I understood scholarly books should be written the way I had done by telling the story of the research। अम्बर्टो इको कहते हैं कि उस समय 22 वर्ष की उम्र पर मैंने ये समझा, मैंने ये जाना कि विद्वतापूर्ण पुस्तकें बिल्कुल ठीक उसी तरह लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने लिखी थी, अपनी अनुसंधान की कहानी सुना करके। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट। इसीलिए मेरे निबंधों में हमेशा एक वर्णनात्मक पहलू होता है। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, नॉवेल्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। इसीलिए संभवतः अम्बर्टो इको कहते हैं कि और शायद इसीलिए संभवतः मैंने 50 की उम्र, उससे कम या उससे ज़्यादा, यानी 50 की उम्र के लगभग मैंने वर्णनात्मक लेखन प्रारंभ किया, यानी उपन्यास लिखने मैंने लगभग 50 की उम्र से प्रारंभ किए। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड ब्रेड्स वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट अ नॉवलिस्ट। अम्बर्टो इको बताते हैं मुकुंद को कि मुझे ध्यान आता है कि मेरा एक बहुत ही डियर फ्रेंड हुआ करता था, रोलैंड ब्रेड्स, जो कि हमेशा कुंठित रहता था, हताश रहता था इस बात पर कि वो एक निबंधकार था, उपन्यासकार नहीं था। इस बात पर वो मेरा दोस्त फ्रस्ट्रेटेड रहता था, हताश रहता था। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। और अम्बर्टो इको कहते हैं कि मेरा वो दोस्त सृजनात्मक लेखन, यानी वर्णनात्मक लेखन, नैरेटिव्स या नॉवेल्स आदि एक न एक दिन लिखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मैंने कभी इस प्रकार की हताशा महसूस नहीं करी। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। मैंने इत्तेफाक से ही, संयोग से ही उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड। अम्बर्टो इको कहते हैं कि एक दिन मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, तो मेरे मन में बस ऐसे ही ख्याल आया और मैंने ऐसे ही उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। तो एक संयोग से, इत्तेफाक से मैंने उपन्यासों को लिखना शुरू किया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन। और अम्बर्टो इको कहते हैं कि उपन्यास संभवतः वर्णन के प्रति मेरी रुचि को संतुष्ट करते हैं। मुकुंद, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन
to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. मुकुंद कहते हैं कि नॉवेल्स के बारे में बात करते हुए, अगर नॉवेल्स के बारे में बात करें तो एक बड़े ही प्रसिद्ध एकेडमिक यानी पाठ्य पुस्तकों में पाठ, लेसन्स, चैप्टर्स आदि लिखने वाले एक प्रसिद्ध विद्वान से आप हटकर बड़े ही शानदार ढंग से आप प्रसिद्ध होते चले गए। आपके एक प्रसिद्ध उपन्यास द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद से आप बहुत शानदार ढंग से प्रसिद्ध होते चले गए। यू हैव रिटन 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. तो मुकुंद आगे बोलते हैं अम्बर्टो इको से कि आपने नॉन फिक्शन माने जो उनके एकेडमिक टेक्स्ट्स आदि रहे हैं, विद्वतापूर्ण काम। तो मुकुंद कहते हैं अम्बर्टो इको से कि अपने विद्वतापूर्ण काम या अपने एजुकेशन के लिए, शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अपने पाठ या लेसन्स आदि के लिए आपने जो नॉवेल्स जो लिखे हैं वो तकरीबन 20 से भी ज़्यादा, और उसके विपरीत उसके विरुद्ध आपने नॉवेल्स 5 लिखे हैं। अम्बर्टो इको तुरंत उनको काटते हुए कहते हैं ओवर 40 के 40 से ज़्यादा मैंने नॉन फिक्शन जो राइटिंग्स लिखी हैं। मुकुंद ओवर 40 आश्चर्य करते हुए, एमोंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सीमियोटिक्स। तो मुकुंद कहते हैं अरे 40 से ज़्यादा, और इनमें जो है सीमियोटिक्स यानी संकेत अध्ययन, स्टडी ऑफ साइंस पर एक लिखा गया एक मौलिक भी इन 40 आपके जो नॉन फिक्शनल राइटिंग्स हैं उनमें सीमियोटिक्स पर लिखा गया एक मौलिक भी है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से ओ ही इज द नॉवलिस्ट, डज दैट बॉदर यू। फिर अंत में मुकुंद जो है अम्बर्टो इको को कुछ और बताकर अपना प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं लेकिन यदि लोगों से आपके बारे में, अम्बर्टो इको के बारे में पूछा जाए तो लोग बाग यही कहते हैं या लोग बाग यही कहेंगे कि अरे वो अम्बर्टो इको वो तो एक उपन्यासकार है। क्या ये बात आपको परेशान करती है? क्या ये बात आपको विचलित करती है? अम्बर्टो इको, यस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि हाँ, ये बात मुझे विचलित करती है, परेशान करती है, क्योंकि मैं अपने आप को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ जो कि रविवार के दिन उपन्यास लिखता है। इट्स नॉट अ जोक। अम्बर्टो इको कहते हैं कि ये मजाक, ये कोई चुटकुला नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस यानी शैक्षणिक जो सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनमें भाग लेता हूं, ना कि लेखकों की जो मीटिंग्स होती हैं, पेन क्लब्स आदि, इनमें मैं भाग नहीं लेता। मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेता हूं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, और मैं अपने आप को शैक्षणिक समुदाय में जो है अपने आप की पहचान रखता हूं, शैक्षणिक समुदाय के बीच। ऐसा अम्बर्टो इको जवाब देते हैं मुकुंद को। बट ओके इफ दे मीन्स मोस्ट पीपल, ब्रैकेट में लिखा है, हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, लाफ्स एंड श्रग्स। तो अम्बर्टो इको आगे थोड़ा मुस्कुराता हुआ और इस तरह से कंधे उचकाता हुआ बोलता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर वे लोग यानी लोग बाग जिन्होंने ज़्यादातर मेरे नॉवेल्स ही पढ़े हैं और मुझे नॉवलिस्ट के रूप में ही जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही बने रहने दीजिए। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस। मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिखकर मैं ज़्यादा ऑडियंस जो हैं, ज़्यादा श्रोताओं या ज़्यादा रीडर्स तक पहुँच सकता हूँ उपन्यास लिखकर। I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics.
आगे अम्बर्टो इको कहते हैं कि सीमियोटिक्स यानी संकेत अध्ययन पर लिखी गई किसी सामग्री के 1 मिलियन से ज़्यादा पाठक की मैं आशा नहीं करता कि शायद सीमियोटिक्स पर कोई सामग्री लिखी जाए और उसके 1 मिलियन से ज़्यादा रीडर्स हों, ऐसी मैं आशा नहीं कर सकता। मुकुंद, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकुंद कहते हैं और आपकी ये बात जो कि मुझे मेरे अगले प्रश्न पर लाती है, द नेम ऑफ द रोज इज़ अ वेरी सीरियस नॉवेल। आपका लिखा गया वो 1980 के दशक का बहुत प्रसिद्ध नॉवेल द नेम ऑफ द रोज, ये एक बहुत ही गंभीर उपन्यास रहा है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। अम्बर्टो इको को मुकुंद आगे बताते हैं कि आपका ये जो नॉवेल था द नेम ऑफ द रोज, ये एक जासूसी से भरे ताने बाने पर आधारित नॉवेल था एक स्तर पर, लेकिन ये जो है आपका यही नॉवेल हमें गहरी जानकारी देता है मेटाफिजिक्स माने तत्व विज्ञान या आध्यात्म विज्ञान के बारे में, थियोलॉजी धर्मशास्त्र के बारे में, एंड मेडिवल हिस्ट्री और मध्य युगीन इतिहास के बारे में भी गहरी जानकारी देता है। यट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों या श्रोताओं या पाठकों के द्वारा सराहा गया। इसे बहुत सारे पाठक मिले आपके इस नॉवेल को। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आप इससे जो है हैरानी में पड़े? अंत में मुकुंद जो है वो अम्बर्टो इको से कहता है कि क्या इस बात से आप हैरानी में पड़े? अम्बर्टो इको, नो जर्नलिस्ट्स आर पजल्ड। नहीं, अम्बर्टो इको जवाब देते हैं कि पत्रकार लोग हैरान हुए, एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी पब्लिशर्स प्रकाशक लोग भी हैरान हुए। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट्स एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। और अम्बर्टो इको आगे मुकुंद को बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, पत्रकार लोग और प्रकाशक लोग इसलिए हैरान हुए क्योंकि पत्रकार और प्रकाशक लोग ऐसा मानते हैं कि लोग बाग कचरा पसंद करते हैं। लोग बाग कचरा पसंद करते हैं। कचरा मतलब लेखन के क्षेत्र में उपन्यास आदि लिखे हों और कुछ भी यहाँ वहाँ की रोमांटिक कथा, कोई मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस आदि इस तरह का कोई सामग्री या ऊल जलूल बातें, कचरा। तो पत्रकार और प्रकाशक लोग ऐसा मानते हैं कि लोग कचरा पसंद करते हैं। और जो है डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो कठिन, जो अध्ययन करके काफ़ी दिमाग लगाकर कठिनता से और मेहनत के साथ जो अध्ययन करने वाली ज्ञानवान चीज़ें होती हैं, इनकी तुलना में लोग बाग जो है आसानी से समझ में आने वाली और ऊल जलूल की बातें और कचरा पसंद करते हैं। ऐसा प्रकाशक और लेखक लोग मानते हैं, इसलिए वे लोग पजल्ड हुए। अम्बर्टो इको ऐसा बताते हैं मुकुंद को। आगे कहते हैं अम्बर्टो इको, कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट। आप ये मानकर चलिए कि इस पूरे ग्रह पर, हमारे पृथ्वी पर 600 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज। और आगे वो बताते हैं कि मेरा उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की 1 से 1.5 करोड़ तक, तकरीबन 1.5 करोड़ प्रतियां इसकी बिक गई। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। तो एक तरह से मैं केवल जहां 600 करोड़ की जनसंख्या है हमारे पृथ्वी पर, और 600 करोड़ की जनसंख्या में से 1.5 करोड़ प्रतियां उनके उपन्यास की बिकी, तो मैं बहुत ही कम प्रतिशत में पाठकों तक मैं अपने उपन्यास के माध्यम से बहुत कम पाठकों तक पहुंच पाया।
but it is exactly these kinds of readers who don't want easy experiences. लेकिन बिल्कुल ठीक यही प्रकार के वो पाठक हैं, यही वो पाठक जिन्होंने मेरे उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की 1.5 करोड़ प्रतियां खरीदी, तो बिल्कुल ठीक ये ही प्रकार के वो पाठक हैं जो सरल प्रकार जो कि नहीं चाहते क्या, इजी एक्सपीरियंसेस, जो सरल अनुभव पढ़ने के क्षेत्र में, यानी कोई उपन्यास आदि पढ़ने में सरल चीज़ें पसंद नहीं करते, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और कम से कम ये बोले कि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि वो कोई सरल या आसानी से समझ में आने वाली चीज़ें पढ़ें. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice और Emergency Room. आगे अम्बर्टो इको मुकुंद को बताते हैं कि मैं स्वयं रात को 9 बजे डिनर करने के बाद टीवी देखता हूं, और टीवी देखने में मैं या तो मियामी वाइस या फिर इमरजेंसी रूम ये कार्यक्रम देखना पसंद करता हूं. आई एंजॉय इट एंड आई नीड इट. मैं इन कार्यक्रमों को का आनंद लेता हूं और मुझे इनकी आवश्यकता भी है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन हर दिन नहीं. मुकुंद, अब मुकुंद अपना क्वेश्चन अपनी बात रखते हैं अम्बर्टो इको से. कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद अ पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री दैट, उसके बाद डैश 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 है, यानी उनकी बात पूरी नहीं हो पाती तो अम्बर्टो इको बोल पड़ते हैं. तो मुकुंद अम्बर्टो इको से कहते हैं कि क्या ऐसा संभव हो सकता था कि आपका ये उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की जो अपार सफलता रही वो इस तथ्य के कारण शायद रही हो, उसका इस तथ्य से कोई लेना देना हो कि आपका जो उपन्यास था उसमें मध्य युगीन इतिहास के बारे में कुछ बातें थीं. अम्बर्टो इको बोलते हैं दैट इज पॉसिबल, हो सकता है ये कि ये संभव हो. बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन. लेकिन मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं क्योंकि मैं अक्सर किसी चाइनीज बुद्धिमान व्यक्ति की तरह अक्सर मैं कहानियां सुनाता रहता हूं. माई अमेरिकन पब्लिशर सेड while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. तो अम्बर्टो इको कहता है कि मेरे उपन्यास की अमेरिकन पब्लिशर एक महिला थी, तो मेरे उपन्यास को पब्लिश करने वाली एक अमेरिकन पब्लिशर मुझसे कहती है कि हालांकि मैं आपकी किताब को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे देश में जिस देश के लोगों ने कभी कैथेड्रल जो है एक ज़िले का सबसे बड़ा चर्च होता है, तो जिस देश के लोगों ने कभी ज़िले के सबसे बड़े चर्च कैथेड्रल को देखा ना हो, या जिस देश के लोगों ने कभी लैटिन भाषा का अध्ययन नहीं किया हो, उस देश में मैं 3,000 से ज़्यादा प्रतियां आपके नॉवेल के बिक जाने की आशा नहीं करती. सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज, बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 million इन द US. अम्बर्टो इको आगे मुकुंद को बताते हैं, तो मुझे उसी बात के अनुसार कि मेरे अमेरिकन पब्लिशर ने कहा था कि 3,000 से ज़्यादा प्रतियां आपकी बिकने की मैं आशा नहीं करती, तो 3,000 प्रतियों के हिसाब से मुझे उतना पैसा रॉयल्टी के रूप में दिया गया. लेकिन अंत में ये पता चला कि यूनाइटेड स्टेट्स में ही 2 से 3 मिलियन यानी कि तकरीबन 25 से 30 लाख प्रतियां मेरे उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की यूनाइटेड स्टेट्स में ही बिक गई. अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द मेडिवल पास्ट फार बिफोर माइन. अम्बर्टो इको आगे मुकुंद को बताते हैं कि मेरे द्वारा लिखी गई किताब से बहुत पहले मध्य युगीन इतिहास के बारे में और भी बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं. आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री. लेकिन मुझे लगता है कि मेरी किताब की सफलता एक रहस्य है. नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट.
कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि मेरी किताब किस बात से सफल हुई इतनी ज्यादा। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर इट वुडंट हैव बीन द सेम। तो अम्बर्टो इको आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यदि मैंने अपना उपन्यास द नेम ऑफ द रोज 10 वर्षों जब लिखा था उससे 10 वर्षों पहले लिखा होता, या लिखे जाने जब लिखा था उससे 10 वर्ष बाद लिखा होता, तो शायद वो उपन्यास उतना सफल नहीं होता जितना अभी हुआ। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज अ मिस्ट्री। अम्बर्टो इको आगे बताते हैं कि क्यों मेरे उपन्यास ने उस समय इतना कार्य किया, उस समय इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, ये एक रहस्य है जो कि मैं खुद भी नहीं जानता। तो यहां पर आकर स्टूडेंट्स आपका इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 7 जो है द इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखा हुआ पूरा होता है। और अंत में मैं आपसे फिर से अपनी वही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे लेटेस्ट वीडियोस की लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस टाइम टू टाइम आप तक मिलती रहे इसके लिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ आप अप टू डेट बने रहें, मेरे लेटेस्ट वीडियोस से आप पढ़ते रहें, सीखते रहें। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में मेरे YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।